शामी को बचाना डन है। जुमा 1.5 साल हुआ है इंडस्ट्री में आया, वो भी रियलिटी शो का। इंडस्ट्री में नहीं है वो, पता जब से ट्यूब है वो, जब से इंडस्ट्री में लाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। फिल्म वालों को बोल दिया कि सजा के रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। सिंगर्स को बोल दिया रील बनाओ, तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब वैल्यू ऐसे बढ़ा दी जैसे ये पता नहीं क्या क्या है। 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते, कैमरे का आगे लेके आओ, ये बोल नहीं पाते। एक ही चीज है जो नहीं होती है इसमें, एथिक्स। हाइप मिल रहा है, बिकॉज हमको मेहनत करनी पड़ती है, एक्टर्स को मेहनत करनी पड़ती है, यू नो इट। See, when we started out, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे to be famous. So we've slogged up We have, to come where we are. For them it's easy, they have phone. and they do it alone. हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देखे, हमने फोन पे वीडियो बना के अपलोड करके बन गए हम। पर मुझे यही आना क्यों चाहती हूँ? सर मैं डांस प्लस में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सॉरी? क्यों? सर मेरे पापा ने बैंक में 10 लाख रुपए लोन लिया था जो मुझे पूरा करना है। मतलब मेरी फैमिली को बहुत बड़ा टेंशन है इसका। आपके पापा आए हैं साथ में आपके? सर पापा नहीं है। 2 महीने पहले कोविड के टाइम पे छोड़ के चले गए। I'm so sorry for your loss. पापा को हमको एक जगह लेके गए प्राइवेट में कि हमको कम से कम एटलीस्ट आधे घंटे का ऑक्सीजन दे दो, हमको 4 बजे बेड मिल जाएगा। हमको मुश्किल से एक जगह बेड मिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा पापा 2 दिन तक थे अच्छे से, फिर उसके बाद चले गए। आपका कितना है कर्जा? सर 10 लाख रुपए पापा लोन लिए थे, तो शायद 8 बचा है मेरे हिसाब से। 8 बजाय वो मैं कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाना मेरे उससे। थैंक यू सो मच सर। हाँ। रेडी हो? सर डांस के लिए तो मैं रेडी हूँ, बट मैं कुछ बोल सकता हूँ? यस यस सर एक्चुअली मैं जिनके लिए यहाँ पे आया हूँ ना, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे। कौन? माइक भी नहीं दिख रहा मुझे, आपने पकड़ा हुआ माइक? अरे वो आदत हो गई। अच्छा आदत होगी माइक की। इमेजिनरी माइक पकड़े हुए हो। कौन चाहिए आपको? किसको देखना है आपको? राघव भैया। अरे राघव भैया, राघव के फैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब उनको देख के मैंने डांस शुरू किया। क्या बात है, आ जाओ। We want Raghav, we want Raghav, we want Raghav, we want Raghav। अरे पर आ ही नहीं रहे वो। क्यों नहीं आ रहे? हाँ? एक बार फिर बोलो। क्यों नहीं आ रहे? अरे आ, इतना भाव खा रहा है। अरे आओ भेजो भाई। आ गया। अरे लग जाएगा उसको। क्या चल रहा है? हाँ बस दिन चल रहा है अभी तो। अरे कहाँ से आए हो आप? मैं वापस गुजरात से। वापस गुजरात से आए हो? आई लव यू। आई लव यू टू। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ? सब ठीक है। हाँ। वो तम्बाकू रखा, खा तो लो। ये जब भी मैं टीवी पे ये शो देखती हूँ ना सर, रेमो सर, तो बंदा वाकई बड़ा गंदा लगता है। हाय भारती, आई लव यू। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको पता, शक्ति का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब भी कोई लड़का इसको फोन करता है ना, ये कहती है हेलो, कहते हैं अंकल सॉरी। अबाउट रियलिटी शो, जब कोई स्टोरी होती नहीं और आप सिर्फ फेक स्टोरी बनाते हो। सबसे शॉकिंग बात ये थी, जहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई मेरे लिए, यू नो, इन दीज शोज, जहाँ मुझे बोला जाता था, बोलने लगे आके कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, सो इफ यू कैन, यू नो, से नाइस थिंग्स मुझसे। So they would choose पहले से कि इसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, a few। उनकी रीजन ये है कि जब शो खत्म हो तो नेचुरली दे वुड वांट टू mint out of that person who wins।
क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको अगर कुछ दे रहे हैं तो उनसे वो कुछ लेना भी चाहते हैं. इट्स जस्ट लाइक लेबल्स जैसे होता है वैसा ही. तो जब वो जीत जाए तो फिर वो उसके साथ वो शोज करें, क्योंकि वो अभी नया नया जीता तो ऑडियंस विल गो क्रेजी बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव वोटेड फॉर हिम और हर, सो दे विल कम टू वॉच, सो दे विल हैव ग्रेट शोज, सो दे चूज इन दैट वे. आई स्टार्टेड विद इंडियन आइडल ओनली एंड फिर तो बहुत सारे गए. हाँ, फिर बहुत सारे आ गए. बट ऑल्सो रियलिटी शोज ऑल्सो चेंज्ड a lot, you know, from that time. You think अब रियल नहीं है ना बिल्कुल भी? पहले होता था. Absolutely. पहले रियल होता था. Absolutely. जो भी आप सुनते थे. क्या बात कर रहे हैं? पहले क्या रियल होता था? करके कि मतलब आपकी स्टोरी बहुत अच्छी, यही सब सुना है ना कि आपकी स्टोरी. If you remember first 2 seasons, मतलब first as in the first year for me, उसमें कोई ऐसी स्टोरी वोरी नहीं थी. वो मस्तियाँ होती थी, यू नो, एक खराब सिंगर आया है, उस पे हंस रहे हैं हम और फिर उसके बोलते हैं आप अगले साल आना, वो सब होता था. थोड़ा एंटरटेनमेंट रखते थे. वो होता था पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, यस. बट जो आप सुन रहे हो वहां पे वो ही टीवी पे जा रहा है, वो रियल था. नाउ व्हाट यू हियर ऑन टीवी इज ऑल डॉक्टर्ड, इट्स ऑल करेक्टेड. क्यों? क्योंकि दे वांट टू मेक फ्यू पीपल, they want to make sure that there is no bad singer that they have in a show. Yeah. तो फिर कौन जीतेगा? Exactly, right? फनी लगता है ना कि अभी सपने तो इसने बढ़िया बहुत गाया. अच्छा गाया. हाँ. और ये एलिमिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इस पे आप खड़े भी हो गए थे. आप खड़े हो गए, आप रो भी पड़े और आपने बोला ऐसा दुनिया में मैंने कभी नहीं सुना. आपने बोला आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया, तो फिर वो अगले एपिसोड में कैसे एलिमिनेट हो सकता है? क्योंकि ऑडियंस आपके वर्ड को बहुत बिलीव करती है. उनका एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन वो शायद कभी ऊपर नीचे हो जाए एंड दे कैन गो विद योर डिसीजन बिकॉज दे थिंक इफ ये बोल रहे हैं तो सही होगा. तो ऑडियंस इज आल्सो शॉक्ड, हमने तो उसको वोट किया था, ये कैसे चला गया? तो ये सब चीजें मुझे बॉदर करने लगी थी, इसलिए मैंने फिर उसका हिस्सा बनना मैंने छोड़ दिया. मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को उसके इंडिविजुअल चॉइस के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए. उसको टीवी पसंद हो, यूट्यूब बेकार लगता हो, उसको यूट्यूब अच्छा लगता हो, टीवी बेकार लगता हो, उसको इंस्टाग्राम अच्छा लगता हो, यूट्यूब बेकार लगता हो, उसको यूट्यूब अच्छा लगता हो, इंस्टाग्राम और टीवी बेकार लगता हो, उसको इंस्टाग्राम अच्छा लगता हो, बाकी यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब टीवी वगैरह सब बकवास लगता हो, उसको यूट्यूब अच्छा लगता हो, वेब सीरीज़ बकवास लगती हो, उस इंसान को हम जज नहीं कर सकते बिकॉज इज हिज मनी. ही कैन वॉच वट एवर ही वॉन्ट, ही कैन चूज टू सी वट एवर ही लाइक्स. ओके, तुम अगर मुझे ये बोलोगे कि हाँ वो अलग बात है कि अगर कोई कुछ देखता ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया टीवी में, तो ऐसा नहीं है. बिकॉज अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं ना. अब मेरे को जो चीज़ 15 साल की उम्र में पसंद आती थी, मेरे को 18 साल की उम्र में पसंद आती थी, वो मैं 30-35 की उम्र में या 22-23 की उम्र में नहीं पसंद कर सकता. 7 साल की उम्र में जो चीज़ मुझे पसंद आती थी वो मैं 18 साल की उम्र में देखूँ, ज़रूरी नहीं है. 2 साल की उम्र में जो चीज़ मुझे पसंद आती थी वो 19 साल की उम्र में मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है, हमारे पेरेंट्स का भी तो ऐसी था. पहले के टाइम पे दूरदर्शन होता था, उस पर खाली एक ही चीज़ आती रहती थी, वही देखता रहेगा आदमी. वो तो हफ्ते में एक ही बार आता था दूरदर्शन, उसमें एक ही सीरियल आते थे, ले दे के एक ही सीरियल आता था. तो पहले लोगों के पास टीवी देखने का अलावा कोई ऑप्शन था नहीं मनोरंजन का. टीवी देख लिया, रेडियो सुन लिया, कैसेट में गाना डलवा लिया, और कुछ होता नहीं था पहले के टाइम पे. इसीलिए वो शायद फ़ैन बेस कुछ ना कुछ अभी वहीं से आ रहा है. हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग ये वीडियो देख रहा हो जो टीवी देखता हो, जिसको टीवी सीरियल अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ उसको उसके सेंटिमेंट हर्ट मत कीजिए ये बोल के कि हमको टीवी गंदा लगता है. और हो सकता है कोई नौजवान ये वीडियो देख रहा हो, उसको यूट्यूब अच्छा लगता हो, टीवी बेकार लगता हो, तो ये मत बोलिए कि यूट्यूब चूतिया चीज़ है, टीवी अच्छा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपस में मत लड़ो एज अ ऑडियंस. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर तुम्हारा ध्यान मेरे पे से डाइवर्ट हो जाएगा. और मैं तो यही चाहूँगा ना, वीडियो मेरा है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बच्चे की तरह हो, तो मेरे तरफ देखो ना. वहाँ क्यों देख रहे हो? आपस में लड़ोगे, मेंटल पीस तुम्हारा अपना बेकार में ख़राब होगा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है. तो छोड़ ही दो ना. करना कितना गुस्सा करना चाहिए, कहाँ तक गुस्सा करना चाहिए और कब तक गुस्सा करना चाहिए, आप ये भूल जाओगे अगर आप ज़रूर से ज़्यादा लड़ने झगड़ने लग गए तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा. कई बार होता है कि बात गुस्से करने वाली होती नहीं, लेकिन बात इतनी लीचड़ होती है कि उस पर अपने आप गुस्सा आ जाता है. जैसे किसी लड़की को बोल देना औरत है तू औरत की तरह रहे. अभी कितना गुस्सा करने वाली बात है, लेकिन बंदे ने लेकिन जिस तरीके से बोली गई है काफ़ी काम है, बंदे की टोन काफ़ी काम है, लेकिन बात गुस्से करने वाली है कि व्हाट डू यू मीन औरतों की तरह रहे, तू औरत को कमज़ोर समझता है क्या? यू थिंक वुमेन आर वीकर देन मैन. द 50 शो का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही घटिया. तो इस पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वो बात एकदम अगर कामली अगर कोई इंसान बोल देता है तो झाड़ना चाहिए उसको. क्योंकि गुस्सा करना, लताड़ना, झाड़ना और कहाँ चुप होकर के सुनना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए. जब तक सीखोगे नहीं गुस्सा सही तरीके से करोगे कैसे? और सही गुस्सा अगर करोगे नहीं और गलत गुस्सा करोगे तो आपको जो लोग पैसे देने वो देंगे. कुछ वक्त के लिए आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपको 2-4 ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म आपके पास काम नहीं होगा.
और अगर आप ये कह देंगे कि अरे भैया मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैंने एक रियलिटी शो से लात मार के निकाल दिया, तो क्या हो गया? मतलब इसका ये नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे आपको रिजेक्ट करा गया आपके ख़राब एटीट्यूड की वजह से। तो यूट्यूबर्स भी आपको कुछ, यूट्यूब के सब्सक्राइबर या ऑडियंस भी आपको कुछ खास इज्जत नहीं देगी, और ये उल्टा भी हो सकता है। अगर आपकी इमेज ही नेशनल टेलीविज़न पे ऐसी बन गई कि लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत एटीट्यूड आई हुई है, आप यूट्यूब पे कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, पीपल वोंट फॉरगेट, दे फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट। यूट्यूब देखने वाले लोग भी आपको गालियाँ देंगे कि तो वही है ना जो लड़ता झगड़ता रहता है, यहाँ पे आके देखो व्लॉग में एक्टिंग कर रहा है, शरीफ बन रहा है। ही ब्रोक द इमेज, गौरव खन्ना ब्रोक दैट इमेज कि विनर बनने के लिए, शो को टीआरपी देने के लिए झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो वो सिर्फ तब होती है जब वो शो के फॉर्मेट या कंटेंट को सपोर्ट करे। बिग बॉस में आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, कुछ हफ्ते तक टिक जाओगे, लेकिन गौरव खन्ना ने जीत के वो भी बदल दिया कि ज़रूरी नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे करना ज़रूरी है, जहाँ पे वो वो शो का फॉर्मेट उस चीज़ को अलाउ करता है, वहीं कर सकते हैं सब चीज़ें। ठीक है, आप लाफ्टर शेफ में लड़ाई झगड़ा करेंगे, खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज ने झगड़ा करा था, उसको लात मार के निकाल दिया था, फ्लाइट करवा के भिजवा दिया, उसको निकाल ही दिया था। तो ये था मतलब, तो हर जगह नहीं कर सकते आप वो चलेगा, वो ट्रिक चलेगी लड़ाई झगड़ा करने की, फेमस होने की, टीआरपी की, लेकिन वो हर जगह नहीं चलेगी। बिग बॉस में चल जाएगी, रोडीज़ में चल जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा कि कहाँ लड़ना चाहिए, कहाँ नहीं लड़ना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ सुन लेना चाहिए, वो आप समझना ही भूल जाओगे। तो आसिम रियाज ने भी तो ही करा, वो सीधा लड़ लिया रोहित शेट्टी से जाकर के, उसको निकाल दिया लात मार के। ये है ना, हो सकता है आसिम रियाज गलत हो और हो सकता है रोहित शेट्टी गलत हो, मुझे पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है, मैंने बस ऐसा एग्जाम्पल दिया है, मुझे नहीं पता दोनों की लड़ाई में सही कौन था। इंडस्ट्री में ना सब कुछ ब्रेक जैसा, इमेज जैसा होता है, इमेज इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ इमेज। जब से गौरव खन्ना ने बिग बॉस जीता है ना, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, एंड आई लव हिम एज अ एक्टर ऑल्सो, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम। तो वो हमेशा कंट्रोवर्सीज से दूर रहते थे, मानता हूँ उनका शो में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था, बट स्टिल मतलब काफ़ी टाइम तक वो शांत थे, बट स्टिल। तो अब क्या होगा जब कोई ऐसा आदमी जीतेगा ना, भले यूट्यूबर हो, भले टीवी का एक्टर हो, कोई रियलिटी शो जीतता है ना, तो वैसी इमेज के लोगों को और पोर्ट्रे किया जाता है और ऐसे लोगों को और काम दिया जाता है। अब बिग बॉस में हो सकता है आने वाले सीजन्स में, अभी तो सीज़न 19 ख़त्म हुआ, ऐसे लोग भी आपको दिखाई देंगे जो अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, लेकिन उनको शो में आगे भेजा जाएगा। पहले तो ऐसे लोगों को निकाल ही देते थे बीच में कि टीआरपी वगैरह कुछ दे नहीं रहा है, लात मार के साले को निकाल दो, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि गौरव खन्ना ने विनर बन के इमेज ब्रेक करी कि नहीं, कि तुमको अगर रियलिटी शो में आगे जाना है तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी रियलिटी शो में जाओ, वहाँ दाल निकली तो फिर रीजनल रियलिटी शो में चले जाओ उसी सेम वर्जन के, ताकि अपना बच्चा कुछ करियर को रेलिवेंट रखा जा सके। तो गौरव खन्ना ने ही हमें विश्वास दिलाया, और इसीलिए मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि अब हो सकता है कि शायद सेंसिबल लोग आपको टीवी पे और दिखाई दें। हाँ मानता हूँ ज़्यादा सेंसिबल नहीं होंगे, उनसे सेंसिबल आप भी हो सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट हो जाएगा मामला कि अब थोड़े सेंसिबल लोग टीवी पे दिखाई देंगे, जिनको हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और देख नहीं भी सकते तो बस इतना तो है कि यू कैन टॉलरेट दैट गाय ऑन स्क्रीन। समझदार लोग थोड़ा टीवी पे रहेंगे तो अच्छा कंटेंट बनेगा, अच्छे लोग आएंगे, पॉजिटिव माहौल रहेगा, अंदर भी और बाहर भी। स्क्रीन के अंदर देखने में भी घर का भी माहौल थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, तो घर का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ये शोज़ की इन लोगों को पता भी नहीं है कि यूट्यूब पे चैनल चलाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ये कहते हैं कि यूट्यूबर का काम बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये तो अपना कैमरा ऑन करके कहते हैं, अपना वीडियो बना लेते हैं और वो वायरल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू वर्क ऑन यूट्यूब तो सक्सेस के रेट बहुत कम होते हैं। आज से 5-10 साल पहले चल जाता था ये सब चीज़ें, क्योंकि तब यूट्यूबर ही ना बराबर के हुआ करते थे और इंडिया में इंटरनेट भी काफ़ी महंगा था। तो यूट्यूबर अगर है भी तो हाँ, इट्स अ वेरी टफ जॉब, बिकॉज वीडियो जब तक चलता नहीं है आपकी अर्निंग ज़ीरो है। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे होता ही ऐसा था, क्या करते हो जी, हम यूट्यूबर हैं, नहीं वो सब तो ठीक है, पर काम क्या करते हो? तो पीपल डोंट कंसिडर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज अ जॉब। वो हमारी जनरेशन के लोगों ने ही धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है, और हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं आजकल के, सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद भी बनना चाहते हैं। आप जाओगे किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे आपको एक व्लॉगर मिल जाएगा, हमेशा वहाँ पे एक व्लॉगर मिल जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब होगा कि व्लॉगर मिल जाएगा, क्योंकि इंजीनियर कैन बी एनीथिंग बिसाइड्स बीइंग एन इंजीनियर। तो ये सब चीज़ें हैं। यूट्यूब इतना आसान नहीं होता कि आपने आज वीडियो बनाया और कल चल गया। मैं 4 साल से लगा हूँ, मेरे व्यूज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। पर एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए आदमी इस काम को करता है, और पैशन के लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये आप समझ सकते हो, ऑडियंस समझ सकती है ओनली वन यू आर वायरल, बिकॉज वन यू आर वंस। और आपके घर वाले भी समझ सकते हैं, ऑडियंस समझ सकती है, हाँ ये ऑडियंस भी समझ सकती है, लेकिन समझ में वो सकते हैं, लेकिन वो समझना चाहते नहीं है। पूरी दुनिया समझ सकती है कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, बिकॉज
नोबडी केयर्स वंस यू आर रिच, पॉपुलर और डेड। और जब अमीर बन जाओ तो कुछ भी बकवास करो तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। मैं ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वैसी जनरल स्टेटमेंट है। आपके माँ बाप, भाई बहन, अगर आप यूट्यूबर है और आपका चैनल नहीं चल रहा है, समझते वो सब हैं, उनको अच्छे से सब पता है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, क्या ताकत है सोशल मीडिया की, कितना लोग वायरल होते हैं, ठीक है, सब पता है उन्हें। पर वो जानबूझ के एक्टिंग करते हैं क्योंकि नोबडी गिव्स अ शिट वंस यू आर रिच, पॉपुलर और डेड। तो रिच तो आप है नहीं ना, और मेरे आप है नहीं, पॉपुलर आप है नहीं, तो फिर बैंड तो बजेगी ना आपकी। इट्स वेरी वियर्ड टू से कि दोनों आसान काम हैं, दोनों मुश्किल काम हैं। देखो, मुश्किल हो आसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम जितना परफेक्शन से करोगे उतना मुश्किल आपके लिए होता चला जाएगा, ठीक है। मैंने यही रियलाइज़ करा अपनी लाइफ में। लेकिन मुश्किल से मुश्किल बातें आप पहले नहीं होता, पहले शुरुआत में उस काम को करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है ना उस काम में, भले वो एक्टिंग हो, भले वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जो कंटेंट क्रिएटर हो, शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। शब्द तो एक मीडियम बन जाते हैं अपनी बात कन्विंस करने का ऑडियंस का, और गारंटी हो जाती है कि इस वीडियो पे कम से कम, मतलब ऐसा होता है ना, पहले कैरी बोलता था एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए, फिर कहने लगा एक एम करते हैं 10 लाख लाइक्स के लिए, 1,32,000 लाइक्स के लिए। तो मतलब कैरी को भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया ना अपने ऊपर कि हाँ कंटेंट चल रहा है, एम करते हैं इस लाइक्स के लिए, मतलब उसको पता है कि इतने लाइक्स तो हो ही जाएंगे। मतलब दिस इज़ व्हाट हैपन्स। शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पता ही नहीं होता, कैमरा नया नया, चैनल की रीच ज़ीरो है, क्या पसंद आ रहा है ऑडियंस को क्या नहीं। बस एक बार आपको समझ में आ जाए कि ऑडियंस चाहती क्या है, और एक बार आपको अपना काम अच्छे से आ जाए, फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। वो काम आपको 1 साल में आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, 4 साल में आए, 10 साल में आए, 15 साल में आए, कभी भी आ सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे बॉलीवुड में भी ऐसा होता है, अर्जुन कपूर इतना टाइम से इंडस्ट्री में है कि क्या इज्जत है उसकी, अच्छी एक्टिंग करता है क्या। 2000 उसने इशकज़ादे फिल्म से अपना डेब्यू करा था, 2014 की बात है, मतलब 12 साल से वो इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहा है, अभी तक उसको एक्टिंग का नहीं आया। तो मतलब काम कितना आएगा और कितने अच्छे से आएगा उसका कोई पैमाना नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो तो जितना अच्छा आएगा उतना ही आपका लॉयल फैन बेस बनता चला जाएगा। और काम अच्छा ना भी आए और अगर आप अपनी एक टफ़ इमेज इंटरनेट पे बेचें, नकली टफ़ इमेज, तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी लोग आपको भगवान मानना शुरू कर देंगे। और जब आप 100 कमीने, लीचड़, मादर चोत और जिन ऐसे लोग जिनका कोई कैरेक्टरलेस नहीं है ना, आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे लोगों को देखते हो, तो फिर जो छपरी इंटरनेट पे गैंगस्टर बनते हैं ना, उनकी लिज्जत आपके मन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, टीवी की कास्टिंग टीम ही इसके पीछे का मेन कल्प्रिट है। उसने कभी किसी टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर को आगे ही नहीं आने दिया। मतलब कितने अनफेयर तरीके से सिर्फ एक बंदे को 50 शो में से एलिमिनेट कर दिया गया जस्ट बिकॉज उसकी इंटरेक्शन कम थी। पार्टिसिपेशन उसका 100% था, लेकिन इंटरेक्शन कम थी तो उसको लात मार के निकाल दिया गया बाय प्रिंस एंड रॉयल। तो इससे साफ पता चलता है कि उसके जजमेंट पे और रियलिटी शो के जज होने पर ही सवाल उठ जाता है कि आप खुद अपने आप को जज बोल रहे हो, लेकिन फिर आप एक डिसीजन खुद नहीं ले पाते। जब आप रियलिटी शो के जज भी हो और उसके विनर भी हो, तो आप कैसे कंटेस्टेंट्स को जज करते हो रोडीज़ में, स्प्लिट्सविला में। जब आप वो शो जीत के आए हो, आप जज हो, लेकिन आपको खुद ही डिसीजन लेने नहीं आते, तो आप गैंग लीडर किस बात के हुए रोडीज़ में। लोगों ने ये तक सवाल उठा रखा है प्रिंस पे, जब पहले दिन उसने एक यूट्यूबर को निकाल दिया था। तो देखो यार, चीज़ों के सवाल कुछ होते नहीं हैं, और हर बार इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये जवाब तो खाली वही दे सकता है। नहीं, कभी ऐसे लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छे थे, जिनका कैरेक्टर अच्छा था, जिनमें पोटेंशियल था। वो हमेशा कंट्रोवर्शियल ऐसे लोग जिनको यूट्यूब लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हीं को ही, मतलब जिन पे सबसे ज़्यादा रोस्ट वीडियो बने, जिनको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी, जो सबसे ज़्यादा 1 नंबर के चोरू, चक्के, लफंटर, गवार, मादर चोत, लीचड़, गलीच थे, वही सारे टीवी पे ही दिखते हैं हमको, वही सारे हमको OTT पे दिखते हैं। मोस्टली 90% यही होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया फैज़ू को नहीं देखा क्या? अरे फैज़ू को हमने देखा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक भूल गए क्या? भूल गया कैरी मिनाटी का यलगार? तब तो सारे यूट्यूबरों को तुम गालियाँ दे रहे थे भर भर के कि अरे नहीं ये सारे इंस्टाग्राम वाले ना, टिकटॉक वाले छपरी होते हैं। अच्छा, वो छपरी ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, उस पर व्लॉग्स डाले, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो वो भगवान हो गया। 5 साल पहले वो छपरी था। वाह, क्या लॉजिक है। जिसको उल्टा हो गया ना, यह बातें आज से 4 साल पहले चल जाया करती थी कि अरे वही इंस्टाग्राम या यूट्यूब वाले सारे छपरी होते हैं। अरे भैया, उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, उनको गाली देने वाले यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी उन्होंने छोड़ ही दी। वो कंसिस्टेंट ही नहीं है यूट्यूब पे जो उनको गाली दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा गाली दें तो किसको दें। गाली देने वाला जो सही के लिए स्टैंड ले रहा था वो खुद ही यूट्यूब से गायब हो गया। छपरी काम कमा के पैसे कमा के मेन स्ट्रीम हो गए, और जो बेचारे दिल के अच्छे थे, जिनका कैरेक्टर अच्छा था, जो शायद कुछ दे सकते थे, उन्होंने कभी रियलिटी शो के लिए अप्लाई नहीं किया। वो कभी साले गए ही नहीं, कह के ये बकवास है। लेकिन जाना चाहिए, फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू मेक एंड ब्रेक द इमेज। गौरव खन्ना ने बिग बॉस की इमेज चेंज करी थी कि बिग बॉस को अगर जीतने के लिए हमें शायद लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट और ये चौदम पट्टी करने का ज़रूरत नहीं है।
तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई इन्फ्लुएंसर हो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो दिल का अच्छा हो, वो जाए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे और कुछ जीत करके आए रियलिटी शो वगैरह। एल्विश ने जीता भले, लेकिन उसकी इमेज भी वो गैंगस्टर राव साहब वाली थी, तो बेसिकली दैट एडेड द फ्यूल टू द फायर। वो आग में घी डालने वाली बात हो गई। कोई ऐसा होना चाहिए जो गौरव खन्ना की तरह हो। और जब वो जाके बिग बॉस जीते और फिर बिग बॉस, लाफ्टर शेफ, स्प्लिट्सविला, रोडीज़, एस ऑफ स्पेस, ये सब जीते, और ये जीते क्योंकि इनको देखने वाली भी एक ऑडियंस है जो आपके फ्यूचर सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो मैं इसीलिए ही मैंने टीवी को गाली नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई यूट्यूबर होगा जो वहाँ जा रहा होगा। तो अगर मैं टीवी को गाली दे रहा हूँ, टीवी एक्टर्स को गाली दे रहा हूँ, तो मैं ऑडियंस को भी गाली दे रहा हूँ जो टीवी देखते हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर को भी देखते हैं। मतलब आप एक टीवी सीरियल में किसी एक्टर के आप फ़ैन है, वो एक रियलिटी शो में आ गया, आप उसको भी देख रहे हो और एक यूट्यूबर को भी देख रहे हैं। अब मैं कह दूँ ये आदमी चूतिया है तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या है, चूतिया आदमी तो चूतियाँ चीज़ें पसंद करेगा ना। तो इनडायरेक्टली मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया जो अपने दम पे इतने यहाँ आए हैं, वो भी तो चूतियाँ हैं। इसीलिए ऑडियंस को चूतिया मत बोलो, क्योंकि चूतिया आदमी चूतिया कंटेंट ही पसंद करता है। अगर चूतिया आदमी एक स्क्रीन है जहाँ पे फैज़ू है, कैरी मिनाटी है और एक करण पटेल है या प्रिंस नरूल है, अगर मैं बोल दूँ इसको स्क्रीन को देखने वाला चूतिया है, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ फैज़ू, कैरी मिनाटी, करण पटेल और ये सब चूतियाँ हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ ऑडियंस को कुछ। इसने एक सबसे बड़ा फ्लॉ प्रिंस ने ये कर दिया कि जो 50 शो के व्यूअर्स हैं उन्होंने फैज़ू को काफ़ी सपोर्ट करा है, तो नॉट फैज़ू और मनीषा रानी को भी काफ़ी सपोर्ट करा है। तो मतलब वो पुरानी कहावत है ना, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो बस वही कर रहे हैं रजत दलाल और मैक्सटन। टू बी रियली ऑनेस्ट, मनीषा रानी है, फैज़ू है, अदनान है और बाकी बहुत सारे लवकेश कटारिया वगैरह सब हैं। तो इन्होंने भी इनमें से कुछ हैं ऐसे जिनको काफ़ी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। पीपल आर लाइकिंग फैज़ू जो 50 देखते थे। अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक होता तो अभी तो सब गालियाँ दे रहे थे फैज़ू को, लेकिन पता नहीं उसने क्या किया कि सब उसको प्यार कर रहे हैं ऑडियंस में से। जो फैज़ू किंग है बहुत अच्छा किया उसने। अगर हम रियलिटी शो के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना। तो प्रिंस ने ये देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रियलिटी टीवी शो करके इज्जत गिरवाते अपनी पूरी कम्युनिटी की, मैक्सटन को कोट करके या पता नहीं किसी रजत दलाल को देख के या पता नहीं किसको देख के। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वो जीतते भी हैं। एल्विश यादव ने बिग बॉस जीता, फुकरा इंसान रनर अप रहा, फिर उसने रोडीज़ करा, फिर वो रोडीज़ में गैंग लीडर बना, फिर उसने लाफ्टर शेफ करा। और फिर अब देखो मैंने एल्विश यादव पे रोस्ट बनाया है भले, लेकिन उसके अचीवमेंट्स को गिनाने में मैं उसको साइड नहीं ले रहा हूँ। इट्स नॉट अ पेड PR और कैंपेन, टू बी रियली ऑनेस्ट। और फिर फैज़ू है, उसको सब इतना लाइक करते हैं, उसको ऑडियंस पसंद कर रही है, तो जनता पसंद कर रही है, इसीलिए तो वो शो जीतते हैं, इसीलिए तो वो आगे जाते हैं। तो ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है ना। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर को चूतिया कह रहे हो तो जिसको जनता की आवाज़ नक्कारे खुदा, तो इसमें तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। वही बाकी बचे हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर तुम्हारी नज़र क्यों नहीं गई? तुम खाली एक वो, और ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ने अगर लोगों की इज्जत गिरवाई है। भाई तू खुद 50 शो में कितनी बार मैक्सटन के साथ बैठता है और बातें करता है, तो तेरा और इतना अच्छा बॉन्ड है तो मैक्सटन के साथ। तो अगर इन्फ्लुएंसर अगर अपनी यूट्यूब का इज्जत गिरवा रहे होते तो तू उनके साथ बैठ के उनसे दोस्ती क्यों करता है, उनसे बात क्यों करता है। इसमें एक चीज़ और है जो हम मिस कर रहे हैं। वो एक प्रिंस ने एक बात सही बोली थी कि जब से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आए हैं रियलिटी शोज़ में, इन्होंने सच में इज्जत गिरवाई है। क्योंकि मैक्सटन हो गया, रजत दलाल हो गया, आप खुद देख लीजिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन सबको रोस्ट करते रहते हैं। रजत दलाल को, वनबी इंटरनेट गैंगस्टर्स को, रजत दलाल को, एल्विश यादव को, मैक्सटन को, सब ने रोस्ट करा, कहा ये एक नंबर के क्लाउड चेजर्स हैं। तो इनडायरेक्टली ये खुद अपनी कम्युनिटी का नाम खुद बर्बाद कर ही रहे हैं। तुम लोग बकवास करते रहो कि ये सेल्फ मेड है, वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। रजत दलाल पे कितने रोस्ट वीडियो यूट्यूबर्स नहीं बनाए हैं, कितने लोग उसे नापसंद करते हैं, हम सब जानते हैं। कि बार बार आता है, झगड़े करता है, लड़ाई करता है, कोर्ट केस कर लेता है, उसके बाद जिसको साले मिलने के लिए बुलाया जाता है अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। गट्सी लड़का ने तक इस पर रोस्ट वीडियो बनाए हैं, बैड विलेजर ने बनाया है, मतलब लक्ष्य चौधरी को छोड़ के, क्योंकि वो तो बिका हुआ है, सब बाकी सब ने ही उस पर रोस्ट बनाया रजत दलाल पे यूट्यूब पे। इसीलिए क्योंकि जब आप जाते हो ना कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो। अब रजत दलाल जैसा बंदा जा रहा है रियलिटी टीवी शो पे, वो तो इज्जत गिराएगा ही यूट्यूबर्स की, क्योंकि वो रियल लाइफ में वैसा ही है। और रजत दलाल भी छोड़ो, मैक्सटन भी, इसका कोई भरोसा नहीं है कि जितने भी क्लेम्स इसने एल्विश यादव पे करे हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैक्सटन ने जो कुछ भी एल्विश यादव के बारे में बोला है, 2 या 3 फरवरी 2026 को 50 का जो एपिसोड था उसमें टास्क के दौरान, बहुत सारे लोग कहते हैं वो सब झूठ है। मैं खुद भी लाफ्टर शेफ देखता हूँ, मेरा फेवरेट है, मेरी मम्मी का, उसमें एल्विश यादव दिखता है। और हमें अच्छे से पता है कि वो सांप का जहर वगैरह बेचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में बहुत सारे केस उस पर हुए थे।
बट उसने मैंने उसको एल्विश यादव को लाफ्टर शेफ में तो कभी भी मैक्सटन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए नहीं देखा। हाँ, जेल जाना या कोर्ट जाना उसके लिए जोक होते रहते हैं, पर वो एल्विश यादव का पर्सनल मैटर है। मतलब पुलिस वगैरह, मतलब मुनावर और एल्विश यादव का जेल जाने पे कृष्णा अभिषेक ने जोक करा है वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने एल्विश को लाफ्टर शेफ में तो कभी मैक्सटन का नाम लेते हुए नहीं देखा। मैंने लाफ्टर शेफ के सारे एपिसोड्स देखे ऑलमोस्ट। एक्टिंग की बात भी करूँ तो टीवी से ही स्वाभिमान करके एक सीरियल था, या स्वाभिमान करके सीरियल था, उसमें मनोज बाजपेयी सर जो एक्टिंग के बादशाह माने जाते हैं वो भी वहीं से ही आए थे। तो बेटा मीडियम चाहे कोई भी हो, टैलेंट तो जैसे तैसे बाहर आ ही जाएगा। हमें टैलेंट को सपोर्ट करना है, टैलेंट को आगे ले जाना है, वही हमारा काम है। दूसरी और कोई चीज़ मुझे मतलब नहीं है। और यही वजह है कि मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट नहीं बोला। चाहता तो मैं ये बोल सकता था बहुत आसानी से, और ज़्यादातर लोग मुझसे एग्री भी करते हैं कि टीवी एक्टरों को कोई पूछता नहीं है, टीवी के शो बहुत बेकार हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन और यूट्यूब बहुत अच्छा है, यूट्यूब में इतने अच्छे शोज़ बनते हैं ढिंडोरा टाइप्स, लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर मनोज बाजपेयी भी टीवी से ही आए हैं। मनोज बाजपेयी सर बिना किसी गॉडफादर के 8-9 साल थिएटर करके, टीवी करके यहाँ तक बॉलीवुड में आए हैं, ठीक है, स्क्रीन पर वो आए हैं। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी, देयर कैन बी सम NSD FTI ग्रेजुएट्स और पीपल विद हार्डकोर थिएटर बैकग्राउंड ऑन टीवी, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जो अच्छे एक्टर हैं जो टीवी पे काम करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैंने टीवी को गाली नहीं दी है। क्योंकि मैं अगर ये बोल दूंगा तो शायद हो सकता है उन्हें बुरा लगे, हो सकता है कोई टीवी एक्टर ये वीडियो देख रहा हो तो उस बेचारे को बुरा लगे। तो आई डोंट नो यार, मेरा मन नहीं मान रहा है बोलने के लिए। चाहता तो मैं बोल सकता था, पर फिर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि कई बार चुप रहना भी सही रहता है। टीवी से पेमेंट मुझे तो मिली नहीं है क्योंकि मैंने सबको रोस्ट किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी तो था ही। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। देखो बीबी की वाइंस ने ढिंडोरा में झंडे गाड़ दिए थे, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और वो बहुत अच्छा एक्टर है। अंकुर अग्रवाल बहुत अच्छा एक्टर है। क्योंकि देखो मीडियम चाहे कोई भी हो, टीवी हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, OTT हो, एड्स हो, फिल्म्स हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टैलेंट हर एक इंसान के अंदर सेम होता है, वो उसे अलग अलग मीडियम्स के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। आपके लिए टीवी करना इसलिए ईजी था क्योंकि आप बहुत जल्दी 24-25 की उम्र में टीवी में आप सिलेक्ट हो गए थे, आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया था और आप रियलिटी शो में जीत भी गए थे और जज भी वहाँ के बन गए थे। अब मैंने यूट्यूब चैनल खोला, वो चल गया, तो मैं क्यों बाहर जाके उस चैनल को अबैंडन करके बाहर जाके अलग से स्ट्रगल करके फ़िल्म करूँ, टीवी सीरियल करूँ। मेरा चैनल चल रहा है, नहीं वो अलग बात है। अगर मैं टीवी करना चाहता हूँ वो बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन अगर मेरा चैनल चल रहा है और टीवी उस चैनल को ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, तो तब मैं करूँगा ना टीवी। मेरा चैनल चल रहा है, मैं चलते चैनल छोड़ के थोड़ी ऑडिशन देने जाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा ये बोल के कि मेरा मन नहीं है। क्योंकि देखो कई बार चीज़ें सर्वाइवल के लिए भी होती हैं। जब चैनल चलता है तो पैसे भी तो आते हैं, तो उससे घर चलता है। तो जाहिर सी बात है ना, आई कैन नॉट पुट माई फैमिली एट अ फाइनेंशियल रिस्क। पापा की रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, 50-55 के पिताजी हो गए, पता नहीं कितनी दिन काम करेंगे। मतलब कंपनी में भी कितने मेहमान और मास लेओवर वगैरह चलते रहते हैं, तो कब तक काम करेगा आदमी। भरोसा है नहीं कंपनियों का, कभी भी निकाल दे, कभी 2 महीने सैलरी नहीं आ रही, कभी 4 महीना नहीं आ रही, कभी लात मार के निकाल दिया, कभी मास ले ऑफ, पता नहीं क्या मास पता नहीं क्या चलता रहता है। क्योंकि यंग क्राउड है, यंग फ्रेशर्स हैं, वो टैलेंटेड हैं। पिताजी थोड़े बुढ़े हो गए, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, शरीर कमज़ोर, अब उतना काम होता नहीं जितना पहले होना था, तो उनको तो कभी भी निकाल सकते हैं। और अगर मेरा चैनल चल रहा है और फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करे, तो आई विल डू इट। इंग्लिश में तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उनके जो टीवी वाले हैं उनके दिमाग में जैसी वो क्लाउड ऐसे यूट्यूबर वगैरह है। और पहली बात तो ये कि एब्सोल्यूट आर्यन ने भी ये बात बोली है कि मैक्सटन एक नंबर का क्लाउड चेज़र है। लोग मैक्सटन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मुझे भी काफ़ी अजीब लगता है वो बंदा, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर मेरे सामने कोई टीवी एक्टरों के सामने मैक्सटन जैसा बंदा आएगा, रजत दलाल जैसा बंदा आएगा, वो कहेंगे कि ये बिना बात के झगड़े कर रहे हैं, नॉनसेंसिकल जिब्रिश शिट दे आर टॉकिंग फ्रॉम आवर माउथ, ऐसी बातें जो सच भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसके बेसिस पे पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में जज कर लिया, दैट्स इट। जबकि वो खुद एक बात भूल गए कि शायद ढंग के यूट्यूबर्स को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया जिसमें वो आकर के अपनी बात रख सकें। कभी किसी ढंग के यूट्यूबर को मैंने तो किसी OTT शो में आज तक देखा नहीं। आई मीन इन अ नटशेल दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द टॉक्सिक एटीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा फेक है। रियलिटी शो वालों के साथ दिक्कत ही हो गई है कि उनको लगता है टीवी करना यही होता है। जो रियलिटी वाले हैं उनको लगता है यही होता है, चीखो चिल्लाओ गाली गलौज करो। तो अब हम क्या कर सकते हैं यार। तुम्हारे सामने